दोस्तों विप्रो के रिजल्ट के बाद जो उसके अंदर एक भीषण गिरावट दिखाई दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने जो है क्या सही है और क्या गलत है उसको पेश करूं, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोगों ने विप्रो के अंदर निवेश किया हुआ है। उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में विप्रो है, कुछ लोगों ने शायद स्विंग भी लिया होगा, तो उनको तो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, वो निकल चुके होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले विप्रो के अंदर कि जिन्होंने निवेश किया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, और इसके अंदर जो निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत सारी लर्निंग है। और अगर आपका विप्रो में निवेश नहीं है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इसके अंदर मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। जब भी आपकी जिंदगी में इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा कि गैप डाउन हो जाएगा आपका ऐसा स्टॉक जिसपे आपको बहुत ज्यादा भरोसा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा कि गैप डाउन होने के बाद हमें क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों हाईली अंडर रेटेड जो है मेरा चैनल चल रहा है, इतने बेहतरीन कंटेंट देने के बाद भी सब्सक्राइबर 5.12 के है। तो आप ही लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स पे देखा है कि मेरे 63% सब्सक्राइबर व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप कंटिन्यूअस इस तरीके के कंटेंट मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विप्रो के चार्ट पर चलेंगे हम। विप्रो का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम का लिया हुआ है। ये 20 वीकली मूविंग एवरेज है और ये 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो 200 और 20 वीकली मूविंग एवरेज को मैंने लगा रखा है, यहाँ प्लॉट किया, नीचे RSI ये वॉल्यूम बार है, ठीक है। तो इससे पहले हम जो है दोस्तों चार्ट पर डिस्कस करें, टेक्निकल्स की बातें करें, हम सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है आपके सामने लगा रखा है कि पी, तो पी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो TCS 28.65, इन्फोसिस 27.12, SCL टेक्नोलॉजी 19.71 और विप्रो 18.37, टेक महिंद्रा 18.57 और LNT इन्फोटेक 33.66, 29.48, माइंट्री। दोस्तों यहाँ देखेंगे तो विप्रो और SCL टेक्नोलॉजी और टेक महिंद्रा काफी बेहतरीन जो है पीई पर अवेलेबल है इस वक्त। तो आज हम बात करने वाली विप्रो की, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ विप्रो पे स्टिक रहेंगे। सबसे पहले इसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि विप्रो लिमिटेड जो है आपने देखा कि 2,69,073 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। 377 करंट करंट प्राइस चल रहा है। आज का जो प्राइस था 740 का हाई बनाया उसने और 376 का जो है लो बनाया है। तो 52 का है और लो के बीच में आप देखेंगे तो 50-55% के आसपास डिस्काउंट में इस वक्त भी ये मिल रहा है। 1.59 का बेहतरीन डिविडेंड जो है कंपनी देती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाली, ROC और ROE जो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 20+ जब होता है तो आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए किसी भी कंपनी को सोच सकते हैं, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक का पी जो है 18.4 है और 10 साल का जो एवरेज पी है 17.6 है। तो ये दर्शाता है कि 10 साल का जो एवरेज पी है वहां पर इस वक्त हमें विप्रो दिखाई दे रहा है, विप्रो हमें मिल रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन बेहतर जगह पे है, हम इसके लिए एक बार सोच सकते हैं। डेप्ट इक्विटी से 0.27 है, तो 0.5% से नीचे का डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है तो मैं उसे बेहतर मानता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है, बहुत बेहतरीन होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, जो कि अनप्लेज, यानी अपने शेयर्स को बिल्कुल भी इन्होंने प्रोमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा है। उन्हें अपनी कंपनी पे पूरा पूरा अटूट विश्वास है और भरोसा है। डेप्ट यहाँ पे आप देखें ग्राम नंबर 245 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि इस पे प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से मार्केट का जो प्राइस है कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। तो वो तो आपको पता है दोस्तों कि आईटी इस वक्त पिटा हुआ है, यूएस का जो नैस्डैक है कंटिन्यूअस नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमारे आईटी सेक्टर पे भी इंपैक्ट आने वाला है। तो ये तो मोटी मोटी बात हुई। विप्रो के अंदर जो प्रॉब्लम इससे बड़ी दिखाई दे रही है मुझे ये कि 74% का जो 2019 में प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 73% के आसपास है 2022, जो कि अभी भी ह्यूज है। पर दोस्तों 1% की होल्डिंग जो है पिछले 4-5 सालों में घटी है। एफआईज की होल्डिंग 2019 में जो है 8.35% थी, जो इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाते हुए 9.6983% के आसपास इन्होंने लेके गए कोरोना कार्यकाल के बाद, यानी 2021 जून की ये होल्डिंग दिखाई दे रहा है 9.83%। उसके बाद वापस घटा के इन्होंने धीरे धीरे जो है 6.95% के आसपास किया है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों 2% के आसपास की होल्डिंग इन्होंने एफआईज ने घटाई है। डीआईएस की 6.97% के आसपास की होल्डिंग थी,
जो कि घटते घटते धीरे धीरे 3.43% के आसपास आ गए। तो एफआईज और डीआईज जो है इस कंपनी को इस वक्त फिलहाल सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, और ये अपनी होल्डिंग कंटिन्यूअस घटा रहे हैं। फिलहाल आगे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। और 10.2% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग थी, अब जो है 16.36% के आसपास होल्डिंग है। यानी जो एफआईज और डीआईज ने सेल आउट किया है वो पब्लिक ने जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और प्राइस जो है कंटिन्यूअस नीचे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सबसे बड़ा डेंट है कि विप्रो के अंदर से एफआईज और डीआईज जो है धीरे धीरे खाली हुए हैं। अब आगे ये वापस से माल भरते हैं या नहीं भरते, वो चार्ट और वक्त ही बताएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन मार्केट ने उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया है। तो वो एक इमोशनली जो बातें होती हैं उसको तो देखना पड़ेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है दोस्तों, नेट प्रॉफिट अगर यहाँ देखें आप, लास्ट जो क्वार्टर था उससे 2649 2649 करोड़ के आसपास की जो यहाँ पे प्रॉफिट आई। इससे पहले सितंबर 2021 के अंदर 2972 करोड़ के आसपास की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वार्टर से तो बेहतर हुआ है नेट प्रॉफिट, बट पिछले सितंबर से अगर कैलकुलेट करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। तो यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर आया है। तो अगर आप, मैं फंडामेंटली आपको यहाँ पे रेटिंग दूं तो 4 स्टार मैं यहाँ दूंगा 5 में से, क्योंकि काफी कुछ बेहतर नजर आ रहा है। प्रोमोटर्स और बेहतर है यहाँ पे, और डिविडेंड भी पे आउट अच्छा देता है कंपनी। एफआई जो डीआई जा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। जब उनको लगेगा कि वैल्यूएशन अच्छी होगी तो वापस आ जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें, फीबो ड्रॉ करें, सबसे पहला फीबो का हम सपोर्ट लेंगे कि कोरोना काल के बाद 2020 मार्च से जो मार्केट में एक उछाल आया, 170 से प्राइस सीधा भागा दोस्तों 741 के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसने 61.8% के आसपास का जो करेक्शन इस वक्त कंप्लीट किया हुआ है, और वहां से भी ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा जो पॉइंट सीखने का ये है कि भाई जो करेक्शन एक अच्छी कंपनी का होता है, लंबे टाइम फ्रेम में डीप करेक्शन, वो विप्रो ने कंप्लीट कर लिया है। 61.8% का जो करेक्शन होता है वो विप्रो ने कंप्लीट कर लिया, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि विप्रो ने हमें बताया नहीं कि इतना नीचे मैं जाने वाला हूं और सीधा नीचे चले गया, तो दोस्तों ये गलत बात होगी। विप्रो ने हमें जताया भी बताया भी, बट हम कैसा है पढ़ाई पे लर्निंग पे फोकस नहीं करते। मैंने आज तक जितने भी वीडियो लर्निंग पर्पज से कुछ सिखाने की कोशिश में बनाया उस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं, बहुत कम व्यूज होते हैं। मेरे व्यूज आधे हो जाते हैं लर्निंग वाले वीडियोस में। जब भी मैं चार्ट के एनालिसिस करता हूँ, यहाँ ले लो यहाँ बेच दो ये स्टॉप लॉस, यहाँ ले लो यहाँ बेच दो ये स्टॉप लॉस, जब मैं इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ उस पर बहुत बेहतरीन व्यूज आते हैं। इसका ये मतलब है कि मास जो व्यूअर्स है, मास सब्सक्राइबर है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बना बनाया चीज को जो है देखना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। तो देखो विप्रो ने यहाँ पे सीधा बताया कि मैं डबल टॉप बना रहा हूँ और यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। विप्रो ने पूरी ईमानदारी के साथ आपको इस कैंडल पे यानी 2022 जनवरी में ही बता दिया था कि भाई मेरे ऊपर भरोसा मत करना, मैं डबल टॉप विद आरएसआई डाइवर्जन बना दिया हूं और मैं नीचे जाने वाला हूं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम में जब कोई डाइवर्जन बनता है तो उसका इंपैक्ट दोस्तों 1 से 1.5 साल कम से कम चलता है, ठीक है। तो अब ये लगभग लगभग जो दोस्तों 1 साल कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में, ठीक है। एक मिनट में आपको बताता हूँ ये डेट क्या है, 2022 जनवरी बराबर है। तो अभी इस वक्त हम 10वें महीने पे है, 2 साल के 2 महीने के अंदर 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसने अपने प्राइस का करेक्शन तेजी के साथ कर लिया है। अब यहाँ पे हो सकता है ये टाइम गुजारे, वक्त गुजारे, ठीक है। मैक्सिमम नीचे कितना आ सकता है, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम नीचे अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से दिख रहा है मुझे, वो आ सकता है दोस्तों। अगर इसको सपोर्ट नहीं मिला, नैस्डैक भी नीचे जाता रहा, तो हमें 330 के लेवल तक ये आता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल पे, ठीक है। तो ये डीप और डीप करेक्शन करना चाहेगा तो इस लेवल पे हमें ये मिल सकता है, जो कि जिसके चांसेस बहुत कम है। हो सकता है, काफी पॉसिबिलिटीज है कि ये मैक्सिमम 350 से रिवर्स हो जाए, इस लेवल से काफी पॉसिबिलिटीज है। तो जो हमारे भाई निवेशक ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, कंपनी का फंडामेंटल बहुत बेहतरीन है। आपने जो भी सोच के लिया था कंपनी के बारे में, जब आपने बाय किया था उस वक्त क्या सोचा था, अगर वो सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें इंटैक्ट है तो यहाँ पे वक्त तो लगेगा, बट आपका प्राइस वापस आने की पूरी पूरी संभावना, ये मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है, मैं उसके पीछे भी क्या वजह बताता हूँ आपको। देखिए आरएसआई पे जब हम रिलाई करते हैं तो हमें एक चीज और देखना होगा
कि यहाँ पे जो भी वॉल्यूम था डर के मारे या जो भी चीजें थी, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम तो निकला है लास्ट वीक, यानी इस हफ्ते। बट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आरएसआई का एक डाइवर्जन भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, बुलिश डाइवर्जन। यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और आरएसआई यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जब हमने बेयरिश डाइवर्जन को नहीं ध्यान दिया, तो कम से कम यहाँ बुलिश डाइवर्जन को ध्यान दे के थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है यहाँ पे वही लोग बैठेंगे जिनके पास हिम्मत है, जो डीप जो है करेक्शन को भी झेल सकते हैं, और जिनको अपने फंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है 1 2 3 साल, और वो जो है इत्मीनान से बैठ के धीरे धीरे करेक्शन को कंप्लीट करते हुए और फिर ऊपर की तरफ जब ये जाएगा तब तक के वेट कर सकते हैं। अब उसको 1 साल से 3 साल भी लग सकता है। ठीक है, हो सकता है 2 ही साल में ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, क्योंकि प्राइस जब तेजी के साथ नीचे आया है तो करेक्शन एक कंप्लीट करके तेजी के साथ ऊपर भी जा सकता है, ये पूरी संभावना है। और सारा गेम जो है दोस्तों, अभी देखिए इतना ज्यादा जो हम लोग सोच रहे थे कि आईटी सेक्टर का जो रिजल्ट है बहुत खराब आएगा, तो देखिए टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया है, एचसीएल का रिजल्ट भी बेहतर ठीक ठाक है। तो रिजल्ट्स तो बेहतर आ रहे हैं, हमने जो सोचा था उतने बदतर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं चीजें रुकती हुई नजर आ रही है, ये सारी चीजें, और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि नए जो ट्रेडर हैं उनको कब निवेश करना है इनके अंदर, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं एक क्लियर कट आपको बता दूं, जब तक के 470 के ऊपर नहीं निकल जाता है, इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। पुल बैक में आपको 2 5% का प्रॉफिट आ सकता है, बट एक लंबा प्रॉफिट जो आपको बनेगा 470 के ऊपर जब ये प्राइस निकलेगा, उसके बाद ही आपको लंबे प्रॉफिट आना शुरू होंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, जो वाकई लंबे समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। डिविडेंड अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल्स बेहतर है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, इतने बुरे नहीं है। एफआईज और डीआई जो नाराज हो गए इससे जो है स्टॉक से, वो धीरे धीरे वापस लौट आएंगे। उन्हें जब लगेगा कि प्राइस जो है बेहतरीन जगह पे आ चुका। देखिए दोस्तों एक चीज बताता हूँ आपको, जब हम टिकट टैप पे जाते हैं ना, तो हमें इस साइड पे इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाता है। आप देखिए जाके सारी आईटी सेक्टर में करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। तो वॉरेन बफेट का आपको पता होगा वो क्या कहते हो, कोटेशन है कि इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही आप जो है किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करिए, इन्वेस्ट करिए। ठीक है, आप पूछेंगे सर आपने इन्वेस्ट किया? बिल्कुल मैंने इन्वेस्ट किया, और जब मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आई थी इस वाले कैंडल पे, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूं, इस कैंडल पे मैंने जो है मॉर्निंग में ही इसको ऐड कर लिया था, और आज मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। आज फ्राइडे का दिन है, इस कैंडल पे ऐड किया था। अब मैं ऐड करूंगा इसको 340 350 पे आएगा तो ऐड करूंगा, अदरवाइज नहीं ऐड करूंगा। आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है मेरा तरीका किस तरीके से काम करने का। मैं कभी भी TWM मेरा एक फॉर्मूला है जो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, TWM S7 या S5। ठीक है, तो मैं सपोर्ट्स पे ही ऐड करता हूँ। मान लो यहाँ यहाँ गिरा तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, फिर यहाँ आया तो यहाँ ऐड कर लिया, उसके बाद मुझे यहाँ एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ ऐड कर लिया, फिर मुझे यहाँ एक सपोर्ट दिखाई दिया जो कि मैंने बताया कल, वहाँ ऐड किया, फिर मैं उसको जो है इस लेवल पे जब ये आएगा इस लेवल पे तो मैं इसको वापस ऐड करूंगा। ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना तरीकेकार बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है मैं काम करता हूँ। तो मैं यहाँ वापस ऐड करूंगा, और मैं कम से कम इसके अंदर दोस्तों आराम से 3 4 साल बैठूंगा, और इसके जो टॉप्स है उसको वापस देखने की कोशिश करूंगा। और जब मैं प्रॉफिट में आऊंगा, अभी जो है दोस्तों जाहिर सी बात है मैं इस लेवल से ही समझो ऐड करता हुआ चला रहा हूँ। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, मैंने पहली बाइंग मेरी कहाँ थी। पहली बाइंग मेरी 440 के आसपास थी, इस लेवल पे थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे ऐड ही करता चला रहा हूँ और ऐड करूंगा अभी। ठीक है, इसके लिए जो मैंने फंड एलोकेट किया था वो मेरे पास अभी है, तो मैं उसको एलोकेशन प्रॉपर करने के बाद वेट एंड वॉच करूंगा। और एक फंड का टुकड़ा मैं रखूंगा किस चीज के लिए, मैं आपको बताता हूँ, आज ही बता देता हूँ। इस चीज के लिए कि जब ये अपने जो है एक तरह से हम समझ लेते हैं इसको कि एक ट्रेंड लाइन बनाए, जब इसको ये ब्रेक करेगा तो उस वक्त के लिए मैं जो है एक फंड रखा हूँ, जब अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसको वापस हम जो है इसको ऐड करेंगे। तो और उसके बाद जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए लास्ट तक जाऊंगा, और एक टुकड़ा बचा के रखूंगा जो लाइफ टाइम हाई के लिए रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो ठीक है, वहां रेजिस्टेंस जो है फेस करेगा तो वहां पे पूरा बेच के निकल जाऊंगा। इस तरीके से मैं इसके अंदर काम करने वाला हूँ। कोई घाई नहीं है, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर आपको घाई बिल्कुल नहीं करना है। स्विंग ट्रेडिंग का तो टारगेट स्टॉप लॉस सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं, तो वो तो अपने आप हिट हो जाता है, या तो टारगेट है तो स्टॉप लॉस। बट इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 200 मूविंग एवरेज दोस्तों, ये नगेट्स है, ये वो डायमंड है जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कहीं डायरी में कि 200 मूविंग एवरेज के पास जब भी कोई अच्छा स्टॉक आता है तो 99% के
आसपास चांसेस होता है कि अगर उसके अंदर कोई मेजर खराबी नहीं आई है तो उसका करेक्शन वहां पे ही कंप्लीट होता है, 5% 10% ऊपर या 5-10% नीचे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए किसी डायरी में ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद रहे, इन्वेस्टिंग में बहुत काम आने वाली चीज है। तो 5-10% ऊपर या 5-10% नीचे 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास अच्छी कंपनियों का करेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। देखिए मैं पीछे जाता हूँ, बताता हूँ आपको। ये तो कोरोना कार्यकाल था, ये समझ लो आपने, ये आया ही नहीं था। कोरोना कार्यकाल में जो है ना, आप इसको बात ही नहीं कर सकते कि मतलब ये चीज हुई थी, तो इसको हम लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वापस ऊपर गया, यहाँ 200 मूविंग एवरेज ऊपर नीचे आया, 2-5% नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर आया, वापस ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जो है ये 2008 की मंदी थी, जो कि कोरोना कार्यकाल की तरह ही जो है 2008 में लेमस ब्रदर का जो प्रॉब्लम आया था उसकी वजह से प्रॉपर, तो मेजर कोई प्रॉब्लम आएगा तो ही 200 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ेगा, अदरवाइज दोस्तों वहीं पे अपना करेक्शन कंप्लीट करके टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद वहां पे जो है डाइवर्जन देगा, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई देने लगा है, और उसके बाद ऊपर जाने लगे। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए कोरोना कार्यकाल में इसका जो है 21 तक के जो है ये आ चुका था आरएसआई, यहाँ पे इसने जो है अपने आरएसआई 24 को कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप इस वॉल्यूम पर मत जाइए भाई, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबल होंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ बाय किया होगा, वो भाग सकते हैं। कुछ एफआईज है जो हो सकता है निकल रहे हो, कोई चीजें अपने सामने अभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम के बाद आएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसके अंदर एक डाइवर्जन हमें दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हमें दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 320 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे जाता है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा इधर से खाली करना जरूरी है, क्योंकि फिर इसके अंदर मेजर गड़बड़ी आ चुकी है, और फिर उसके बाद ये जो है दोस्तों 250 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करिए। और बहुत बेहतरीन ऑफर आने वाला है एमएसएम बुल के ऊपर भी और एमएसएम बुलेटिन के ऊपर भी। तो जिन्होंने मेरा जो है एप्लीकेशन लोड नहीं किया, नीचे लोड करके रखिए, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, ताकि जब ये ऑफर आए दिवाली का तो आप लोग उससे फायदा उठा सके। चलिए, कमाते रहिए, कुछ रहे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जो भी निवेश करना अपने फैमिली, अपने जो है एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही जो है दोस्तों आप इन्वेस्ट करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, एक सपोर्टिव वीडियो था कि मैं क्या सोचता हूँ विप्रो को लेकर। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। कल का जो है चार्ट ऑफ द वीक देखना मत भूलिएगा, निफ्टी की एनालिसिस संडे को बहुत बड़ी आने वाली है, उसको देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बताया जाएगा कि मंडे से लेके फ्राइडे तक नेक्स्ट वीक किस तरीके से कारोबार करना है।